हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री 2023 अनसॉल्व्ड पेपर और सेट नंबर आपके पास 7 होगा। कोड है BZ। ठीक है, ये यूपी बोर्ड का अनसॉल्व्ड पेपर चल रहा है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे ऑप्शनल से। और आप देख रहे हैं कि पहला इसमें ऑप्शनल ये है कि ये 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विथ, किसके साथ आइसोटोनिक है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जाएगा। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के साथ ये आइसोटोनिक होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। आप सभी देख रहे हैं, मैं यहाँ पर लिखा हूँ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सोल्यूशन मीन्स 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले इसका आप मोलरिटी कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, मोलरिटी कैलकुलेट कर लीजिए। मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे जब आप इसको, तो क्या होता है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और यहाँ आप क्या कर रहे हैं, ये ml में दिया है तो लीटर में चेंज कर लीजिए, 1000 से आप डिवाइड कर देंगे। और मोल कैसे निकालते हैं, W अपॉन M, तो इस फार्मूले का यूज करके मोलरिटी निकालिए। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन है 6 ग्राम, मैंने यहाँ इस वाल 6 लिया। और यूरिया का जो मोलर मास है, ठीक है, वो होता है 60। फार्मूला क्या है यूरिया का, NH2CONH2। ठीक है, तो इसका यहाँ आ जाएगा 60, तो मैंने यहाँ 60 कर दिया है। और इसको वॉल्यूम ले लिया 100। ठीक है, तो अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा मोलरिटी 1 मोलर, किसका, यूरिया का। तो 1 मोलर यूरिया जब 1 मोलर सॉल्यूशन के बराबर होगा तो आइसोटोनिक होगा। ठीक, आइसोटोनिक मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे आपके पास मान लो 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2। इसका कंसंट्रेशन मैंने C1 मान लिया, इसका C2। जब इसका कंसंट्रेशन दोनों का बराबर होगा तब उसे आप आइसोटोनिक बोलोगे। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू I इंटू CRT। ठीक है, I क्या है, वांट हाफ फैक्टर, और I बराबर 1 फॉर यूरिया एंड ग्लूकोज। यूरिया और ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू 1 होती है क्योंकि ये डिसोसिएट होता नहीं है। तो देखिए दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना है तभी आइसोटोनिक होगा। तो हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज जब बराबर होगा तभी आप आइसोटोनिक कहोगे। तो इसको मान लो आप यूरिया का, ठीक है, CRT, ये C1RT ले लिया, ये C2RT, तो RT कैंसिल। अब C1 इक्वल टू CT होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया किसके बराबर होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हम लोगों ने कंसंट्रेशन को मोलरिटी के टर्म में निकाल लिया, तो कंसंट्रेशन यूरिया का कितना आ रहा, 1 मोलर। तो ये किसके बराबर होगा, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के। ठीक है, तो ये आपके पास है यहाँ पर 6% यूरिया सोल्यूशन जो आइसोटोनिक किसके साथ है, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका, पहले का बी पार्ट। अब देखिए 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ बेंजीन, द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलरिटी आपको निकालना, मोलरिटी आपके पास क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होने वाला है। अभी कैसे आप सब निकालते इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपके पास है, क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन भी लिख दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास देखते हैं, आंसर भी आपके पास आएगा। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी का ये फार्मूला मैंने लिख दिया। अच्छा, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं। अच्छा, गिवन यहाँ पर स्मॉल w 3 ग्राम, तो मैंने 3 लिख दिया। अच्छा, ये यहाँ पर आपके पास एसिटिक एसिड है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 60।
और यहाँ पर कैपिटल डब्लू कितना 80 ग्राम। तो देखिए स्मॉल डब्लू दिया है, एम की वैल्यू दिया है, ये कैपिटल डब्लू दिया है, तो बस इस फार्मूले में रख दीजिए, मोलल्टी वाले में 3 रख दिया, यहाँ पर 60, यहाँ पर 80। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या मिलने वाला है 0.625 मोल पर केजी। ठीक, या इसी को आप लिख सकते हो जैसा कि आपके ऑप्शन में है मोल केजी इनवर्स। ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पास है वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। वेलोसिटी कांस्टेंट दिए हैं, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब की वैल्यू दिए हैं, आपको टी हाफ निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं 4, उसमें से आपको ऑप्शन नंबर 2 सही करना है। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कैसे सही हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फार्मूला क्या होता है 0.693 अपन की, और अच्छा गिवन है कि दिया हुआ 2 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। तो बस इस फार्मूले पर रख देंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आता है 346.5, इसको इधर ले आएंगे तो 3.465 × 10⁻² सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसका डी पार्ट देख लीजिए आप। डी में क्या कह रहे हैं, डी में इन्होंने ये कह रहे हैं, हाँ ये देखो रिपीट हो रहा क्वेश्चन, द बेस नॉट प्रेजेंट इन डीएनए इज। डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता, तो यूरासिल नहीं होता है, यूरासिल आरएनए में होता है। हम लोग देखते हैं बेस इन डीएनए, डीएनए में कौन से बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो इसमें यूरासिल तो है नहीं। वैसे ही बेस इन आरएनए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, तो यहाँ पर आरएनए में यूरासिल होता है। ठीक है, तो आपके पास ये यूरासिल डीएनए में नहीं होता है। नेक्स्ट आपके पास है आईपीसी नेम ऑफ। देखिए नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3 4। ठीक है, अब 3 पर आपके पास मेथिल है, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन 2 आल, दूसरे कार्बन पर OH है। हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा C6H5SO2Cl। ठीक है, आप इसी को ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ देख रहे होंगे पूछ लिया है व्हाट आर फ्यूल सेल, डिस्क्राइब द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इन ब्रीफ। शॉर्ट में आपको बताना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर तो आपके पास यहाँ हो जाएगा और 1 नंबर आपके पास H2O2 के बारे में बात करोगे तो वहाँ से मिलेगा। तो फ्यूल सेल क्या होते हैं, जनरली एक गैल्वानिक सेल होते हैं, इट इज़ गैल्वानिक सेल। ठीक है, और गैल्वानिक सेल आप पढ़ते हो ना, उसमें डैनियल सेल पढ़ते हो, उसमें क्या होता है केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो फ्यूल सेल में क्या होता है डैनियल एनर्जी, डैनियल सेल आप उसका एग्जाम्पल देखे होंगे, वहाँ केमिकल एनर्जी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो देखिए क्या कहता है, इट इज़ ए गैल्वानिक सेल इन व्हिच केमिकल एनर्जी फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल्स इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब फ्यूल्स का कंबशन होता है तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। अच्छा, अब H2O2 फ्यूल सेल के बारे में थोड़ा बात कर लो। यहाँ पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख लीजिए तो अच्छा होगा। ठीक है, देखो आपके पास यहाँ पर है ये एनोड, इसको आप समझिएगा एनोड है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सही ना दिखाई दे तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये एनोड की रिएक्शन है। ठीक, अच्छा एनोड की रिएक्शन में क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे होंगे इधर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है ना, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ऑक्सीडेशन। और एक कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास। अच्छा, दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपके पास ये जो नेट रिएक्शन है ना
H2O2 का नेट रिएक्शन कुछ ऐसा आएगा, 2H2 + O2 एरो 2H2O। कैसे, देखो ये 2H2 यहाँ कॉपी कर लो, ये O2 यहाँ कॉपी कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ना, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर जाओगे तो ये 4OH माइनस यहाँ से इसको और इसको आप कैंसिल कर दो, ठीक है, गायब हो गया। अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दो, गायब हो गया। यहाँ पर 2H2 है, वो है, यहाँ 4 है, तो 2H2 यहाँ से कट जाएगा और इधर 2 कट जाएगा तो 2 ही बचेगा। तो ये नेट रिएक्शन H2O2 का है, लेकिन आप जब लिखेंगे तो तीनों को लिखना है, ठीक है, ऐसा करना है। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा फिगर भी जान लीजिए आप सब। तो H2O2 का जो फिगर आपके NCERT में दिया है वो कुछ ऐसे दिया है। अच्छा ये बहुत अच्छा होता है, आपके पास ये फ्यूल के लिए अच्छा एक सोर्स है। ये हाईली एफिशिएंट होता है, 70 से 80% एनर्जी यूज हो जाती है। इसके यूज से पॉल्यूशन फ्री होता है, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, क्लीन एनर्जी मिलती है, और H2O यूज डेली लाइफ, H2O का यूज भी कर लिया जाता है। अब यहाँ पर फिगर आप देखेंगे तो ऐसा है, यहाँ पर एक एनोड का काम, एक कैथोड का, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है, ठीक है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट KOH H2O2। तो इस प्रकार से आपके पास H2O2 फ्यूल सेल का फिगर है। फ्यूल सेल यूजिंग H2O2 प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फ्यूल सेल क्या यूज करते हैं, H2O2 फ्यूल सेल का यूज करते हैं, किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए। अच्छा उसके बाद आपके पास आएगा इसी सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का B। आप सब देखोगे जब यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं एक्सप्लेन डिफेक्ट, ठीक है, 1+1 मार्क्स का है। तो इंटरस्टिशियल एंड F सेंटर, तो आपके पास ये जो दोनों है ना, ये सॉलिड स्टेट के हैं, और सॉलिड स्टेट चैप्टर इस बार सिलेबस में आपके नहीं है, हटा दिया गया है, तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी जगह अब दूसरा, इसका हम लोग C पार्ट देखेंगे। तो व्हाट इज कोल्हाउस लॉ, राइट इट्स एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा बार बार, इसको आप ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास जैसे यहाँ पर कोल्हाउस लॉ है, ठीक है, तो कोल्हाउस लॉ आप देख रहे होंगे। कोल्हाउस लॉ को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपके पास ये जो कोल्हाउस लॉ होता है ना, क्या कहता है, इसको देखो, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन। मतलब आपको ये जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी को बताना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसके मोलर कंडक्टिविटी को बताना है। तो इलेक्ट्रोलाइट को पहले तोड़ो आयन में, वो जो आयन होते हैं ना, यदि उनकी कंडक्टिविटी आपको पता है तो उन आयन को आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पता हो जाएगा। तो इन्होंने फार्मूला दिया है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू, ये न्यू प्लस है बेटा, लेमडा नॉट प्लस, ठीक है, ये है, और प्लस न्यू माइनस लेमडा नॉट माइनस। ये न्यू प्लस और न्यू माइनस क्या है, पहले इसी को देख लो। ये है आपके पास नंबर ऑफ कैटायन, ठीक है, न्यू माइनस नंबर ऑफ एनायन, ठीक। अच्छा लेमडा नॉट प्लस क्या है, जो यहाँ लिखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। लेमडा नॉट माइनस क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बस कहते हैं ना कि इलेक्ट्रोलाइट जो है, यदि उसका आपको मोलर कंडक्टिविटी बताना है तो उसके आयन के कंडक्टिविटी को जोड़ दो। चलो देखते हैं। आपके पास जैसे मुझे NaCl का मोलर कंडक्टिविटी बताना है, तो आप जानते हो ना, Na को तोड़ोगे तो Na प्लस Cl माइनस, तो यही लिखा है ना। तो ये यहाँ पर लेमडा नॉट Na प्लस, मतलब ये कैटायन है, प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस एनायन, दोनों के कंडक्टिविटी को जोड़ दो तो आपके पास NaCl का मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाएगा। यही इनके कहने का मतलब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया गया AlCl3। अच्छा AlCl3 को जब आप तोड़ोगे तो Al3 प्लस Cl माइनस, और कितने Cl माइनस होंगे, 3। तो अब यहाँ पर
मैं लिख रहा हूँ लेमडा नॉट L3 प्लस 1 है, तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्लस 3, ठीक है, लेमडा नॉट Cl माइनस, ये अब यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ एनायन लिखना पड़ रहा है। चलो इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन जो आपके पास है, टू कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस बताने में इसका यूज करते हैं। तो देखो, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ सोडियम एसीटेट, HCl एंड NaCl। तो आपके पास यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का बताना है, तो मुझे H+, इसको तोड़ोगे तो H+ की कंडक्टिविटी पता चल जाए, प्लस एसीटेट का, तो दोनों को जोड़ करके इसका हम बता लेंगे। लेकिन इसका इनडायरेक्ट से हम लोग इनकी हेल्प से करेंगे। तो देखो, इसका मुझे निकालना है एसिटिक एसिड का, तो मैं इन तीनों की सहायता से इसका निकालूंगा, कुछ जोड़ूंगा कुछ घटाऊंगा। तो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। अब मुझे यहाँ से देखो CH3CO लेना है और यहाँ से H, तो इसका पता चल जाएगा। Na और Cl ज़्यादा हो रहा है तो इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये मिल जाएगा। अब आप देख रहे होंगे, इसका हम लोग डी पार्ट देखते हैं, और डी पार्ट में इन्होंने क्वेश्चन दिया है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ 2.0 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 50 ग्राम बेंजीन, इट्स freezing point decreases by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin किलोग्राम पर मोल। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो देख लिया जाए, पहले जो जो दिया होता है उसको नोट कर लो, ठीक। यही तो आपके पास है ये। तो देखो भैया, स्मॉल गिवन है, स्मॉल W बराबर 2 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक। कैपिटल W कितने दिए हैं, 50 ग्राम, ठीक, बेंजीन। डेल्टा TF कह रहे हैं 0.40 केल्विन, और KF आपके पास 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अच्छा, EM निकालना है, तो आपके पास मोलर मास निकालना है। बस इस फार्मूले का यूज करिए। आप पढ़ते हैं ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहाँ से फार्मूला लाया गया है। तो आपके पास यहाँ हो जाएगा स्मॉल W इंटू KF इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W, ठीक है। सारी वैल्यू को रख दीजिए, और इसको जैसे आपने रखोगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ से मैंने देखो ये पॉइंट सेम है, तो इसको मैंने पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ एक जीरो है, इसको काट दिया इस जीरो को। अच्छा, इस जीरो से इसको काट दिया, तो अब मेरे पास ये बचा ना 2 इंटू 512 इंटू 10, ये बचा, अपान 4 इंटू 5 ये कर लिया। अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखिए इसको 5 कम 5 से काट दिया, ये 5 दूना 10, 2 बचा ना। अब मैं इसको 2 को इससे काट रहा हूँ, 2 दूना 4 और 2 कम 2, आपके पास यहाँ पर 2 बच रहा, तो इस 2 से ये कैंसिल, तो कितना बचेगा, यही 512 ग्राम पर मोल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो देखते हैं, अब आ गया आपके पास कंपेयर द ट्रांजिशन एंड कॉलिजन थ्योरी। देखिए 2 नंबर का है, और ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन कैसे बनता है, ठीक है। कॉलिजन थ्योरी क्या करती है, मेनली गैसों के बारे में बताता है कॉलिजन थ्योरी। तो आप देखिए ट्रांजिशन स्टेट, जैसे आप रिएक्शन करते हो ना SN1 SN2, तो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो आप ये समझिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्टेट होती है ये ट्रांजिशन स्टेट। अब कॉलिजन क्या करता है, कॉलिजन मतलब मॉलिक्यूल का टकराना, ठीक है। उनको टकराने के लिए सफिशिएंट एनर्जी की ज़रूरत होना चाहिए। तो यहाँ से आप लिखिए मैटर, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इंडिकेट क्या बताती है, स्टेट, इट इज स्टेट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एक स्टेट है। सिंपल सा अपने भाषा में लिखो। यहाँ एक फिगर बना दो इनको दिखाने के लिए, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहाँ एनर्जी, ये देखिए आपके पास रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट से जाएगा प्रोडक्ट में बदलने के लिए, तो एक बीच में, ये बीच में ट्रांजिशन स्टेट बन रहा, तो ट्रांजिशन स्टेट्स को दिखाओ। और मैंने वही SN2 का रिएक्शन रखा है जो बच्चों को याद भी होता है। तो जैसे ही आता है OH जैसे अटैक करेगा
तो ऐसे Cl निकलने लगता है तो एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है ना। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, ये तुरंत प्रोडक्ट में बदलेगा और CH3OH Cl- आपको मिलेगा। कॉलिजन थ्योरी के बारे में देख लो, क्या कह रहे हैं कॉलिजन थ्योरी। ये कह रहे हैं रिएक्शन अकर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। रिएक्शन तब होता है जब मॉलिक्यूल का जो टक्कर होता है ना वो सफिशिएंट एनर्जी के साथ हो, अच्छे से टक्कर हो, अच्छे से, तभी जाकर के वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखो लो कंसंट्रेशन फ्यू कोलिजन, यदि कम लोग हैं एक रूम में तो कम टक्कर होने की चांस है, लेकिन यदि उसमें 100 लोग आ जाएंगे तो टक्कर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन मोर कोलिजन। गैस फेज के बारे में बात करता है। देखो ए इधर जा रहा था, बी आ रहा था, टकरा गया और टकराने के बाद बन गया AB। तो रिएक्शन होने के लिए टकराना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, इसके बारे में और थोड़ा बहुत लिख लिया जाए। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रिलेट टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड इन ट्रांजिशन स्टेट। इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, उससे रिलेट करता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या बताती है, इंटरमीडिएट कंपाउंड के बारे में बताने की कोशिश करती है। इंटरमीडिएट समझिए जो बनता है ना उससे रिलेट करता है। अच्छा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांजिशन स्टेट है, तो रेट आपके पास जो रिएक्शन होगा ट्रांजिशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यदि आप यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू ट्रांजिशन स्टेट। इधर देख लो, ये रिलेट किस में करता है, रिलेट टू द कॉलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन को रिलेट करता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन को रिलेट करता है। अच्छा देखो, मॉलिक्यूल कोलाइड विथ सफिशिएंट एनर्जी, तो जब सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड करते हैं ना तो उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर उसका एनर्जी होना चाहिए, तभी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलेगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मैं यहाँ लिखा हूँ TE। ये एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, दोनों को जोड़ देंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा। चलो एक फिगर देख लो, आपके पास यहाँ देखो ये एनर्जी है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, ये यहाँ पर ये रिएक्टेंट है R, ये प्रोडक्ट है। अब मुझे ये पहाड़ी चढ़ना है, ये रिएक्टेंट को इधर करने के लिए मुझे इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ना है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये मान लो रिएक्टेंट है, इनकी एनर्जी यहाँ पर है। अब इन्हें थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर जाना है, तो ये जो एनर्जी देना होता है ना ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो यही तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टेंट की पहले से एनर्जी, तो पहले से इतनी एनर्जी थी तो आपके पास ये होगा, मतलब ये सफिशिएंट एनर्जी होगी टक्कर करने वाले मॉलिक्यूल का, तभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदलेगा। चलो ठीक, आपके पास आ जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट को। व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर्ड। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों होते हैं, तो भैया कलर इसलिए होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोस्टली पाया जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो DD ट्रांजिशन होगा और वो कलर देंगे। एक एग्जांपल ले लो, Ni2+ निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, बट आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन मैंने S से निकाला है, 3D8 हो जाएगा। 3D8 को आप ऑर्बिटल में बंद कर लो तो देखो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो DD ट्रांजिशन होगा। DD क्या, DD ट्रांजिशन क्या, T2G से EG, EG से T2G। ठीक है, क्योंकि D ऑर्बिटल टूटता है ना T2G और EG में। चलिए उसके बाद आपके पास आ जाता है इसका C पार्ट, और C पार्ट में भैया एक एक नंबर के पूछे हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, मैटर ज़्यादा हो रहा है, चलो ठीक है देखते हैं। NiCl4 ब्रैकेट में 2- इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल NiCO4 इज डायमैग्नेटिक आल्दो बोथ आर टेट्राहेड्रल। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। पहला कह रहे हैं पैरामैग्नेटिक क्यों है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 2+ आएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3D8 4S 0 आएगा। अच्छा, ये यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन आपने भर लिया और S को मैंने ऐसे खाली कर लिख लिया, और यहाँ पर P को, क्योंकि मुझे 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। अच्छा, Cl यहाँ पर क्लोराइड आयन जो है क्लोराइडो
वो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो ये सिंगल ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसको मिक्स करेंगे तो sp3 है, एक एस 3p के sp3, और sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होता तो टेट्राहेड्रल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, NiCO का होल 4, यहाँ पर निकल 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है तो 3d8 4s2 आप ऐसे करोगे। आप 3d8 4s2 करोगे तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो 3d8 तक आता, लेकिन ये 4s2 के इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाते हैं, फोर्सफुल पेयरिंग होने लगती है क्योंकि CO एक स्ट्रांग लिगेंड है और पेयरिंग करवाता है। तो 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे तो फिर ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और इसका एक एस इसके 3p मिक्स होंगे, sp3 आएगा और दोनों का शेप और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखोगे तो डी में क्या है, सब पेड है, सब भरे हुए हैं, तो पेड इलेक्ट्रॉन होता है तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक था, ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें सब इलेक्ट्रॉन पेड हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड थे। चलो एक नंबर का दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, FeH2O का होल 6 2+ इज स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक वाइल FeCN का होल 6 3- इज वीकर पैरामैग्नेटिक। तो देखो स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक मतलब ज़्यादा पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो चलो देखो मैंने इसको ज़्यादा दिख दिया है, इसको कम कैसे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या 3d6 4s0। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन को भर दो तो आपके पास 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, तो मैंने 4 लिख दिया। और H2O वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ देखोगे तो आयरन 3rd इसमें है, तो आपके पास यहाँ 3d5 4s0, मैंने पहले 2 S से निकाला फिर 1 निकाला D से, तो Cn- स्ट्रांग लिगेंड पेयरिंग कर तो पेयरिंग करवा देगा, तो पेयरिंग करवाएगा तो यहाँ ना अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 मिलेगा, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिक नेचर, जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो अधिक वो स्ट्रांग पैरामैग्नेटिक होगा। तो यही कारण है, इसमें 4 थे इसमें 1 था, इसीलिए ये ज़्यादा स्ट्रांग पैरामैग्नेटिक है और एक वीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके डी पार्ट पर आते हैं और ये इन्होंने पूछ लिया है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ये पॉलीपेप्टाइड इज ए कंटिन्यूअस अनब्रांच्ड चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये अमीनो एसिड समझते हो, अमीनो एसिड ऐसा होता है जिसमें एमीन और एसिड ग्रुप होते हैं। जैसे आपके पास ये NH2 है, ये आपके पास यहाँ पर H है मान लो, ये COOH है, तो एसिड है, ये एमीन है, अमीनो एसिड है। ठीक है, तो कई अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड बनता है। ये 2 अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो डाई, 3 जुड़ेंगे तो ट्राई। यहाँ NCERT का आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। देखिए आपके पास ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा। अच्छा, यहाँ से आप क्या करते हो, इसका एक H इसका OH बाहर कर देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा CONH। अच्छा, CONH को ही पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेप्टाइड लिंकेज। तो आप देख रहे हैं बाकी इसको कॉपी कर दिया गया। ठीक है, इसका नाम ग्लाइसिन था, इसका नाम एलेनिन, तो दोनों जुड़ करके क्या बना दिया, ग्लाइसिल एलेनिन ग्लाइएला। तो ये 2 अमीनो एसिड हैं तो डाई पेप्टाइड, 3 होते तो ट्राई। ऐसे जब 10 से अधिक या बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा तो उसे पॉलीपेप्टाइड आप सब बोलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन। आप देखो यही तो लिखा है, पॉलीपेप्टाइड इज ए कंटिन्यूअस अनब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड समझ रहे हो ना, जॉइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? ये CONH बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है या एमाइड बॉन्ड। ठीक, अब पॉलीपेप्टाइड आर एक्चुअली द पॉलीएमाइड। ये पॉलीएमाइड होते हैं कंटेनिंग ए फ्री NH2 ग्रुप एट वन एंड एंड फ्री COOH ग्रुप एट अदर एंड। देखो एक एंड इधर है, COOH फ्री है, दूसरा एंड ये है, NH2 फ्री है। ये है पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, मैंने कहा कि कई एमाइड बॉन्ड आएंगे पेप्टाइड बॉन्ड। देखो CONH
ना, CONH, और ये मैंने क्या कर दिया होल पावर n, मतलब बहुत बार ये आएंगे पेप्टाइड बांड। तो और तभी आएंगे जब बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे। तो आप देख रहे हो अभी तो ये कर दिया गया है, तो इसे पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। ऐसे इंसुलिन 51 अमीनो एसिड का बना होता है, ठीक है। वो भी आपके पास पॉलीपेप्टाइड का एक एग्जाम्पल ले सकते हो, हीमोग्लोबिन भी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 2023 अनसॉल्व्ड पेपर सेट नंबर 7 कोड है BZ कि क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, द कॉलम ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH has diameter 2 cm and length 100 cm. The resistance of column of solution is 5.55 into 10 की पावर 3 ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लिख दिया हूँ, ठीक है। पहली बात तो जो गिवन है उसको देख लिया जाए। तो यहाँ पर दिया है कंसंट्रेशन 0.05 मोल लीटर इनवर्स, रेजिस्टेंस आपके पास दिया है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, लेंथ दिया 100। तो देखिए यहाँ पर रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर कितना दिए थे 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ रहा 1 सेंटीमीटर, ठीक। एरिया यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आ गया। एरिया आपके पास क्या है, एरिया का फार्मूला क्या, πr²। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, तो ये क्या आ जाएगा, एरिया आपके पास आ जाएगा 3.14, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। रेजिस्टिविटी जिसे आप कप्पा बोलते, नहीं रेजिस्टिविटी को रो बोला जाता है, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप इसे बोलते हैं। तो देखो जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, रो आ गया, यही रेजिस्टिविटी है। और रो को आप निकालना है तो R/A/L आ गया। बस रेजिस्टेंस आपको पता है, एरिया पता है, लेंथ पता है, तो इस फार्मूले में रख दीजिए। तो आप यहाँ पर देखो फार्मूले में रखेंगे जब आप 5.55 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू 3.14 है ये, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 100 लिख दिया, ठीक है, 2 जीरो नीचे लिखा, और यहाँ से भी पॉइंट हटाया तो 2 जीरो नीचे लिखा। अब अच्छा, इसको मैं जो कर रहा हूँ, मैं आपके पास 6 जीरो है ना नीचे, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 3 जीरो को ऐसे लिख लिया और 3 को मैंने 10 के पावर 3 लिख लिया। अब इसको और इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर यह आता 174270। अब यहाँ से आप 3 डेसिमल बाद आप मतलब 3 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर लगाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 174.27 ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम लोगों ने रेजिस्टिविटी निकाल लिया है। अब हमें देखना है कंडक्टिविटी, जो कप्पा आप कहते हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, तो 1/ρ होता है, रो ने आपने निकाल लिया है, तो बस 1/A वैल्यू पूरा रख दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा कप्पा, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या है बेटा, कप्पा इंटू 1000/C कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन दिया था कितना, आपके पास यहाँ गिवन था कंसंट्रेशन 0.05 मोल लीटर इनवर्स ना, तो ये मैं लिख रहा हूँ। तो इस पहले तो कप्पा को कर लो कॉपी, ये पूरा मैंने यहाँ लिख लिया,
इंटू 1000 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन लिख लिया। अब देखो आप, ये मैंने किया कि यहाँ से ये पॉइंट हटाया, ठीक है, तो यहाँ 2 जीरो ले गए ऊपर। अच्छा, यहाँ पर देखोगे तो आपके पास 6 डिजिट है ना, तो यहाँ पर ये जब पॉइंट हटाया तो मैंने 6 जीरो नीचे लिखा, ठीक। अच्छा, यहाँ से ये दो जीरो कैंसिल, फिर ये 3 जीरो कैंसिल, बचा 10 ना, ये 10 बचा। तो बस अब उसके बाद ये बचेगा 5738 अपॉन 5 इंटू 10, ठीक। यहाँ पर इसको आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो डिवाइड करोगे तो इतना आएगा और फिर एक डेसिमल इधर आ जाएगा, ठीक है, बाईं तरफ आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 114.76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कर रहे हैं इसको देख लीजिए। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ना, बेंजल्डिहाइड, एस्टोफिनोन। तो देख लो, चलो मैंने ऐसे कॉलम बना लिया है। एक तरफ मैंने लिखा है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO है, ऐसे ही बेंजल्डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 21 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 179 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। इसका पंजेंट स्मेल होता है, इसका बिटर आलमंड जैसा स्मेल होता, ठीक है, बिटर आलमंड जैसा ही टेस्ट देगा ऑर्डर, ठीक है। इट गिव फेलिंग टेस्ट। एस्टल्डिहाइड कौन सा टेस्ट देता है, फेलिंग, और ये फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि जो फेलिंग टेस्ट है ना वो एलिफैटिक एल्डिहाइड ही देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे CH3CHO है, ये सिंप्लिसिटी के लिए फेलिंग सोल्यूशन को ऐसे लिख दिया गया CuO, ठीक है। अब क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में और ख़ुद को रिड्यूस कर लेगा C2O में, रेड PPT बन जाएगा, ठीक है। तो ये है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। इट गिव आइडोफार्म टेस्ट, ये आइडोफार्म टेस्ट देता है, ये आइडोफार्म टेस्ट नहीं देता है। आइडोफार्म का येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, क्योंकि भैया आइडोफार्म के लिए आप सब जानते हैं ना, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इससे कम से कम एक CH3 होना चाहिए। तो आप एस्टल्डिहाइड में तो पा जाओगे ये है एक CH3, लेकिन जैसे आप बेंजल्डिहाइड में जाओगे तो अब देखो इससे जुड़ा हुआ कोई CH3 नहीं है, तो ये आइडोफार्म रिएक्शन नहीं देगा। यही तो I3 में बदलता है, CI3 में। तो देखो मैंने लिखा ये आपके पास CHI3 बन गया, ये LOPPT बनता है, ठीक है, LOPPT ऑफ आइडोफार्म H फार्म, और ये आपके पास सोडियम फार्मेट NaI और वाटर साथ में बन जाएगा। एक बात और हम लोग ध्यान दे दें, इट गिव एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन देगा, और एल्डोल रिएक्शन हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर है अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो एल्डोल बन जाएगा। एल्डोल में मतलब यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ एल्कोहल ग्रुप है। अच्छा, इट गिव कैनिजारो रिएक्शन, ये कैनिजारो रिएक्शन देता है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नाट अल्फ़ा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट, अल्फ़ा हाइड्रोजन वो देगा कैनिजारो। तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एक का रिडक्शन एल्कोहल में हो जाएगा और दूसरे का उसके साल्ट में हो जाएगा। तो ये डिफरेंस था, आप यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस से पूछ रहे हैं बेंजल्डिहाइड और एस्टोफिनोन में कैसे करोगे, यहाँ भी कुछ आएगा। ये देखिए बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है, ये एसिटोफिनोन है, ठीक है। अब देखो ये आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें CH3 है नहीं। अच्छा, ये देगा फार्म येलो क्रिस्टल ऑफ आइडोफार्म, क्योंकि यहाँ CH3 है। तो बस वो रिएक्शन लिख लीजिए,
ये जो CH3 है इसी को बदलना है CHI3 में। देखो LOPPT बन गया, साइड प्रोडक्ट सोडियम बेंजोएट 3NaI 3 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक। अच्छा, इट गिव टॉलन टेस्ट सिल्वर मिरर फॉर्म। इस टॉलन टेस्ट के साथ क्या बनाता है, सिल्वर मिरर बनाता है। तो आपके पास बेंजल्डिहाइड Ag2, इसको टॉलन टेस्ट आप लिख लीजिए फॉर सिंप्लिसिटी इन रिएक्शन। तो बस ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, खुद का रिडक्शन हो रहा है और इस बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नॉट गिव टॉलन टेस्ट, ये टॉलन टेस्ट नहीं देता है क्योंकि टॉलन टेस्ट एल्डिहाइड ही देते हैं। ठीक। आपने सुना होगा एक क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में बेंजल्डिहाइड से कराओगे क्लेमेंसन रिडक्शन तो टॉल्यूइन बनेगा। अच्छा, रेजेंट क्या लेते हैं, जिंक अमलगम HCl। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन उठाओ और 1 ऑक्सीजन, वाटर बाहर कर लो, 2 हाइड्रोजन बचा है तो इसको दे दो, तो ये बन जाएगा CH3। ठीक है, तो ये बन गया टॉल्यूइन। नेक्स्ट आपके पास आते हैं, जब हम लोग इसका क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं तो एथिल बेंजीन बनता है। ठीक है, यहाँ फिर से मैं वही काम कर रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन लिया यहाँ से, 1 ऑक्सीजन, वाटर बाहर और 2 हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, तो ये CH2 हो जाएगा और ये बन जाएगा एथिल बेंजीन। मिला जुला करके ना ये जो डबल बॉन्ड होता है क्लेमेंसन रिडक्शन में, ये चेंज हो जाता है ऐसे। देखो ये CH2 में चेंज हो जाता है, ये ऑक्सीजन बाहर जाता है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है इसकी जगह पर। ठीक है, एल्केन बनता है, हाइड्रोकार्बन आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास। अब इन्होंने दिया है सी पार्ट में, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज का फार्मूला लिखना है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ग्लूकोज से, कैसे डिफरेंट है ये। तो पहली बात, फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज आपके पास आ जा रहा है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया ऐसे। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, एक कीटो हेक्सोज शुगर है। कीटो हेक्सोज ये कीटोन ग्रुप है ना, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये कीटोन ग्रुप है भैया। ये क्या है, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। इसको नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्सोज। और देखिए यहाँ पर ये क्या साइन, क्या नेगेटिव है यहाँ पर, तो D- फ्रक्टोज। हावर्थ स्ट्रक्चर इसका बना लो, इसका बना लो क्या, हावर्थ स्ट्रक्चर। ये फ्यूरान है आपके पास, तो इसका जो हावर्थ स्ट्रक्चर है ना, फ्यूरान से कुछ रिलेटेड है। देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन, मतलब इस रिंग में 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जो मेरा यहाँ पर हावर्थ स्ट्रक्चर बन रहा उसमें भी वही है। देखो ये रिंग को देखो ध्यान से, ये आपके पास जो पेन चल रहा है ये देखिए फिर से एक बार और। ठीक है, तो यहाँ आपके पास रिंग में कितने मिलेगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन मिलेगा, 1 ऑक्सीजन, तो इसी से रिलेटेड है। लेकिन फ्रक्टाइजोन में तो 6 कार्बन है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कार्बन नंबर 2, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ये CH2OH है जो आपने ये लिखा था। ठीक है, CH2OH। और दूसरा आपके पास क्या होता है, ये देखो नीचे यहाँ OH कर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा D। ठीक है, माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज फॉर्म। तो बस यहाँ पर दूसरे पर इधर, फिर तीसरे पर ऊपर, चौथे पर नीचे, और ये आपके पास 5वां कार्बन है, 6वां यहाँ पर है। तो इस प्रकार से है अल्फा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। यहाँ पर बीटा D देखोगे तो बीटा, ये कार्बन नंबर 2 ही पर केवल चेंज है, इसमें OH नीचे की तरफ था, अब यहाँ OH ऊपर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर दोगे तो बीटा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास। ये आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये एल्डोहेक्सोज है, इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर है, ये एल्डिहाइड है।
अच्छा, कैसे डिफरेंस देखो लिखा है, इन ग्लूकोज एल्डिहाइड CHO ग्रुप प्रेजेंट व्हाइल इन फ्रक्टोज कीटोन ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो आप इतना लिख दीजिए आंसर में। अब इसका डी पार्ट आ जाते हैं। डी पार्ट में ये कह रहे हैं, गिव ए केमिकल रिएक्ट टेस्ट फॉर डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग कपल ऑफ कंपाउंड। सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए कोई टेस्ट दीजिए। तो हिंसबर्ग रिएजेंट आपने जानता होगा। ठीक है, तो पहली बात तो जो सेकेंडरी अमीन है RN ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। टर्सरी अमीन में नाइट्रोजन से तीनों कार्बन अटैच होते हैं। तो देखो सेकेंडरी अमीन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट जिसे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं, फॉर्म सल्फोनामाइड। जबकि टर्सरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, ये रिएक्शन नहीं करता है, मतलब हिंसबर्ग टेस्ट ये देगा, ये नहीं देगा। रिएक्शन लिख लो। आपके पास यहाँ पर है ये हिंसबर्ग रिएजेंट, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये अब मैं सेकेंडरी अमीन कर रहा हूँ। देखो सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। मैं इसको HCl के रूप में बाहर निकालूंगा, इस N को इस सल्फर के साथ अटैच करूंगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हो। HCl बाहर गया तो इसका जो नाम हो जाएगा वो N, N और 2 बार एथिल है ना, A, तो डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड ये बनेगा, जो कि एल्कली में इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन एल्कली। दूसरी तरफ आप देख लो तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टर्सरी अमीन से रिएक्शन नहीं करता है, और इसका जनरल फार्मूला ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रोजन से 3 R जुड़ा होगा। नेक्स्ट आपके पास है मेथिलेमीन एंड डाइमेथिलेमीन। तो मेथिलेमीन का फार्मूला पहले लिख लो, CH3NH2। डाइएथिलेमीन का ये है आपके पास सेकेंडरी अमीन ये है। हिंसबर्ग रिएजेंट इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा ये देख लिया जाए। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो मैंने वही फिर से लिखा, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड ये CH3NH2 है, यहाँ से HCl बाहर, N आएगा सल्फ़र के पास और ऐसा कुछ बन जाएगा। इसका नाम अब देखो मेथिल है तो N मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो एसिडिक है, तो ये सॉल्युबल इन एल्कली मतलब बेस में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक, दूसरे में देखो आप ये सेकेंडरी है मतलब डाइमेथिलेमीन है, यहाँ से मैंने निकाला HCl, आपके पास ये बना, तब इसका नाम क्या हो जाएगा N, N डाई मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड इनसॉल्युबल इन एल्कली, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपके पास हो गया। और एक हम लोग कार्बिलेमीन टेस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बिलेमीन टेस्ट जो आपके पास है, देखो इट गिव कार्बिलेमीन टेस्ट, इट नॉट गिव कार्बिलेमीन टेस्ट। कार्बिलेमीन टेस्ट प्राइमरी अमीन देते हैं, तो आपके पास यहाँ RNH2 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने CH3 किया है, तो इसको आप CH3NH2 लिख सकते हैं ना, इसको आप लिख लो CH3NH2। ठीक है, एक क्लोरोफॉर्म है, KOH से रिएक्शन करोगे तो CH3NC बनेगा, मेथिल आइसोसाइनाइड KCl वाटर बाहर जाएगा, और ये इट नॉट गिव कार्बिलेमीन रिएक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग इसका डिफरेंशिएटर देख लिया। एक मेरे पास और है, वो है एथिलेमीन एंड एनिलीन, इसके बीच डिफरेंस देखना है। तो एथिलेमीन का फार्मूला लिख लो, एनिलीन का फार्मूला लिख लीजिए, इट इज एलिफैटिक एमीन, इट इज एरोमेटिक एमीन। ठीक है, ये एलिफैटिक है कि अब यहाँ पर डिफरेंशिएट मैं HNO2 से रिएक्शन करा कर कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों का क्या क्या बनाते हैं प्रोडक्ट। तो देखो भैया आपके पास ये चाहे NaNO2 से कराओ चाहे HNO2 से, क्योंकि ये जो तीर पर लिखा है ना NaNO2 प्लस HCl, ये आपस में पहले रिएक्शन करता है, NaCl प्लस HNO2 ही बनाता है। ठीक है, तो यही है नाइट्रस एसिड।
चलो यहाँ पर अच्छा एथिल एमीन दिए हैं तो मैंने एथिल एमीन कर दिया। ये देखो C2H5, इसको C2H5 कर लीजिए, HNO2 से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा एल्किल डाइजोनियम साल्ट। अच्छा यदि आपने C2H5 कर लिया तो यहाँ भी C2H5 होना चाहिए ना। अब इसको मैं काट नहीं रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए C2H5, R की जगह पर क्या लिखोगे C2H5N2 + Cl-। ये अनस्टेबल बनेगा एथिल डाइजोनियम साल्ट, जैसे इसमें पानी में आप मिलाओगे वैसे ये टूट जाएगा और ये बनाएगा अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल बन जाएगा, N2 बाहर HCl। ठीक है, कैसे देखो इसको तो ना आप C2H5 मान लियो हो ना, तो देखो C2H5 और इस वाटर का H+OH में टूटता है ना, इसको कर लो H+OH-, तो इसका जो OH है इस C2H5 के पास जाएगा तो C2H5OH बन जाएगा। अच्छा N2 बाहर चला गया, इसका एक H, इसका Cl बाहर, तो इस प्रकार से आप रिएक्शन को देख लीजिए। तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा क्या, अब एनिलीन से जैसे आप रिएक्शन कराओगे NaNO2 HCl के पास, तो आपके पास बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए NaNO2 और HCl ये आपके पास ऐसे ही तो बनाता है, HNO2 ही बनाएगा। तो HNO2 से रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। अब देखो मेरे पास ये आ रहा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है कि नहीं, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से तो 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन मतलब ये 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका एक Cl बचा है, ठीक है, और 2 Cl बचा है ना, तो इसका एक Na एक Cl, NaCl बाहर जाएगा और एक नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन हो जाएगा और एक Cl यहाँ से। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब आपके पास देख रहे होंगे हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो देखो आपके पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज 350 केल्विन ऑन डिजॉल्विंग 2.0 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 100 ग्राम लिक्विड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन becomes 350.50 Kelvin. Calculate the molar mass of solute Kb for the liquid 2.50 Kelvin किलोग्राम मोल इनवर्स। बस चलिए यहाँ क्वेश्चन ये लिखा हुआ, आप यहाँ से मैंने जो पढ़ा इससे आप मैच कर सकते हैं। तो पहली बात तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन लिखना है, ठीक है। अब द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू इट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, यहाँ से आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट आपके पास है। अभी क्या होता है, मान लो इसको आप हीट करते हो तो इसके वेपर बनना स्टार्ट करेगा और वेपर जैसे वेपर प्रेशर इस पर लगाएगा सरफेस पर, तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पर वह उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दियो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब इसके वेपर नहीं बनेंगे, तो जो सॉल्वेंट के वेपर बन रहे तब उसके भी कम बनने लगेंगे क्योंकि उसके ऊपर ही आ जाएगा। तो जब वेपर कम हो जाएगा ना, तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये 100 पर नहीं, अब 102 डिग्री सेल्सियस या 105 पर ही बॉयल स्टार्ट होगा। तो यही क्या करता है, एलिवेट कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यही पर कह रहे हैं। तो देखो अब जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या, पहले सॉल्यूशन का यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और T0 भी आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आप कर लीजिए। तो यहाँ पर ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये आप फार्मूला से लिख सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट TB क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड T0 भी क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। चलिए ये तो हो गया।
इसमें आधा पार्ट ये न्यूमेरिकल दिए थे, तो न्यूमेरिकल वाला गिवन पहले लिख लिया जाए। तो आप गिवन में क्या जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड 350 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 350.50 केल्विन, W 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कैपिटल W 100 ग्राम, KB इतना दिया है, निकालना है मोलर मास। फार्मूला लगाइए। अब मुझे डेल्टा TB निकाला इस फार्मूले में ना, तो TB अभी कैसे मैं निकाल रहा हूँ, TB माइनस TB नॉट, मतलब ये सोल्यूशन वाला और ये सॉल्वेंट वाला। तो सोल्यूशन का इन्होंने कितना दिया 350.50, तो मैंने ये लिख लिया। अच्छा सॉल्वेंट आप मान लो लिक्विड का कितना दिया इतना, तो बस 0.5 आ जाएगा डेल्टा TB, और सबको इस वैल्यू में रख दीजिए। तो चलो ये आपने रख दिया, पॉइंट से मत इसको कैंसिल कर लो। यहाँ से आपके 3 जीरो चले जाएंगे, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, बचेगा आपके पास 250। तो 2 × 250 अपन 5 आ जाएगा, 5 को इसको काट दो 25 हो जाएगा, तो आपके पास 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो मोलर मास एब्सोल्यूट कितना आ गया 100 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट फिक्स्ड वॉल्यूम, ये दिए हैं आपके पास 2N2O5, इसको आपने थोड़ा डिकम्पोज किया। इन्होंने दिया पहला काम सीरियल नंबर, यानी टाइम क्या सेकंड में दिए हैं, टोटल प्रेशर ATM में होना चाहिए। अब जब टाइम 0 था तो इसका जो टोटल प्रेशर था 0.5, ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर आपने 100 किया तो इसका जो टोटल प्रेशर इन्होंने दिया है 0.512, ठीक है। तो क्या करें, कैलकुलेट वेलोसिटी कांस्टेंट, ये निकालना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो 2 डिफिनेशन इसमें पूछ लिए हैं, ठीक है। आपके पास डिफरेंस लिखना है तो आपको ये कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनेशन कर लीजिए। पावर को ऐड करते हैं ना इसमें, तो द सम ऑफ पावर रेज्ड ऑन कंसिडरेशन टर्म इन ऑर्डर टू राइट रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन जो लिखते हैं, ठीक है, उसमें उसकी पावर को सम करके ही ऑर्डर बताते हैं। जैसे कोई रिएक्शन आपके पास है ABCD, ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री है, A और B क्या स्टोइकियोमेट्री। अच्छा इसके लिए रेट मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्टिव मास A रेज टू पावर X, एक्टिव मास B रेज टू पावर Y, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा है। तो स्टोइकियोमेट्री ना कभी कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है, कभी नहीं होती है, तो इसको XY मान लो। तो ये जो आपके पास कंसंट्रेशन के जो पावर लगा है ना दोनों को, इसी को जोड़ना है, तो X + Y कर लोगे तो ऑर्डर पता चल जाएगा। डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको करना है। फर्स्ट ऑर्डर मैंने लिख लिया, सेकंड ऑर्डर। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट ऑफ पावर रेज टू द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, इस पर कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है। देख लो इसके लिए एक्सप्रेशन को, ये है प्रोडक्ट बन रहा है रेट के एक्टिव मास से रेज टू पावर 1, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे बेटा तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो एक्टिव मास से रेज टू पावर 0। यूनिट देख लिया जाए, यूनिट ऑफ रेट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स, क्योंकि यूनिट ऑफ की मतलब रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके लिए यूनिट आपके पास मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और रेट कांस्टेंट की यूनिट भी क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। चलिए उसके बाद हाफ पार्ट पर आते हैं जो न्यूमेरिकल दिया है। सारा डाटा लिख लिया मैंने फिर से। जब टाइम T था तो इसका जो प्रेशर था, मतलब वही रिएक्टेंट ही तो पूरा होगा, 0.5 ATM था। उस समय प्रोडक्ट बना नहीं था तो 0 कर लिया। अच्छा जैसे टाइम आपने 100 किया तो अब प्रोडक्ट कुछ बनेगा। अब प्रोडक्ट बना, ये देखो 2x, ये बना आपके पास, तो यही तो कर रहा हूँ। तो अब आपके पास जो बनने वाला है प्रोडक्ट, और यहाँ भी देख रहे हैं, अब इसमें क्या 0.5 - 2x एटम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, ठीक है, ये भी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपके पास अब टोटल प्रेशर, मतलब प्रेशर एट टाइम T क्या हो जाता है, N2O5 + N2O4 + O2, इसके सबके प्रेशर को ऐड कर लीजिए।
तो 0.5 माइनस 2x ये आ जाता है। जब t आपने 100 किया 2x आपको मिलता है और ये x, इसको कैंसिल कर दो, आपके पास ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से x निकाल लीजिए तो pt माइनस 0.5। अच्छा, अब N2O5 का जो प्रेशर है वो हम निकालेंगे 0.5 माइनस 2x। x की वैल्यू है ना, इसको रखेंगे यहाँ पर pt को, pt माइनस 0.5 को, तो मैंने बस x को यहाँ पर रख लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, इसको इधर लाओ तो 1.5 हो जाएगा माइनस 2 pt। अब मेन बात पर आते हैं। एट टाइम t जब 100 सेकंड दिए थे तो समय क्या, प्रेशर क्या था 0.512 atm। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर N2O5 का जो आया था ये आएगा था ना 2 pt, तो 1.5 माइनस 2 pt था ना, तो pt को यहाँ ले करके रख लो। इसको सॉल्व करोगे तो इतना मिल जाएगा, इसमें आप लेस कर दीजिए तो अब आपके पास ये आ जाएगा फाइनल प्रेशर। यही हमको करना था इतना, तो आ गया 0.476 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर आ जाता है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 2.303 log base 10 P0 अपान PA। ये इनिशियल था प्रेशर, ये फाइनल है। तो इनिशियल कितना था 0.5 और फाइनल हमें कितना मिल गया ये 0.476। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.05 आ जाएगा और 1.05 की log की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 डिजिट हम लोग राइट साइड में ले जा रहे हैं डेसिमल को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 8 363 × 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर मिल जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट ना। राइट द नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मैक्सिमम कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहली बात तो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक के बीच में है। इनका क्या होना चाहिए, n-1 डी सबसेल इनकम्प्लीट होना चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उसका n-1 डी सबसेल इनकम्प्लीट होना चाहिए। ये ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हैं। या फिर क्या होना चाहिए, पार्सली फिल्ड डी सबसेल इन ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 डी 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, और यहाँ कभी कभी आप देखेंगे एकाध एक्सेप्शनल में तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 0 से 2 हो जाता है। ठीक, बट ये आप लिखेंगे तब भी ठीक है। मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर, नेम, ए सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम है, आर्गन 3d1 4s2, आर्गन का 18 3 21 ऐसे करना है। आपके पास धीरे आप करते जाओगे, यहाँ पर 4s2 3d3 एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे ना, देख रहे हो। चलो यहाँ मैंने इसको पहले लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ जा रहा हूँ मैं सीधे क्रोमियम पर। क्रोमियम पर यहाँ पर पॉइंट भी नोटेड, आर्गन 4s1 3d5 हो जाता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें जम कर जाता है। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन जाएगा और ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्रोमियम और कॉपर पर ऐसा हो जाता है। सीधे आ जाओगे मैंगनीज में तो आपके पास देखोगे 4s2 3d5, मतलब 2 बार d5 मिलेगा। आयरन ठीक है, आयरन का Fe आपके पास करोगे 4s2 3d6। ऐसे कोबाल्ट आपके पास आ जाएगा, निकिल और कॉपर। तो कॉपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आर्गन 4s1 3d10, यहाँ भी वही काम है जो क्रोमियम में था, जम कर गया यहाँ का इलेक्ट्रॉन और एक फुल फील्ड ऑर्बिटल बना लेता है। जिंक के पास आपका मिलेगा 4s2 3d10। तो 2 बार 3d10 आपको मिल रहा है, 2 बार 3d5 मिल रहा है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दे करके आप प्रैक्टिस करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कह रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल एंड इट्स कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक, मतलब क्यों पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक इसलिए होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनमें मोस्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया आयरन। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया आर्गन 4s2 3d6। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको बॉक्स बना लिया 3d6। 6 इलेक्ट्रॉन मुझे इसमें भरना है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा, एक एक पहले भरा, फिर डबल करना स्टार्ट किया, तो मुझे 4 अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 4, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी जाकर के वो पैरामैग्नेटिक होगा। और लास्ट में आपके पास यहाँ पर आईपीएक नेम से आपको दिए हैं, इसका स्ट्रक्चर लिखना है, राइट फार्मूला लिखना है आपके पास। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, टेट्रा कार्बोनिल, CO को कार्बोनिल बोला जाएगा, और 4 है तो टेट्रा कार्बोनिल, और निकिल ऑक्सीडेशन नंबर 0। नेक्स्ट आपके पास है डाइक्लोरो 20 एथेन ऑन कामा टू डाईएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। तो मैं इस ब्रैकेट बना लिया, डाइक्लोरो, ये आपके पास 2 क्लोरो है, ये है एथाइलिन डाईएमीन, एक विशेष लिगेंड है, तो इसके में हम लोग 20 लगाएंगे क्योंकि 2 बार है, तो 20, और इसका नाम क्या एथेन ऑन कामा टू डाईएमीन। ठीक है, अब आ जाओ इस पर कोबाल्ट लिख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3rd, और एक क्लोराइड लास्ट में लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास है पेंटाइमिन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, इसका आपको फार्मूला लिखना है, तो बनाओ ब्रैकेट, पेंटाइमिन मतलब 5 NH3, कार्बोनेटो मतलब CO3 1, हो गया ना, पेंटाइमिन कार्बोनेटो, कोबाल्ट का आ जाओ कोबाल्ट, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या 3rd क्लोराइड। ठीक, कार्बोनेटो पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है ना, एक इस पर, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लोगे। नेक्स्ट आपके पास है टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। टेट्राएमीन मतलब 4, एक्वा मतलब 1, क्लोराइडो मतलब 1, तो ये आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और बाहर आ जाएगा, इन्होंने 3rd दिया ऑक्सीडेशन नंबर है ना, तो Cl2 करना है, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तभी आपके पास 3rd आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2023 सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 का सेट नंबर 7 और कोड है BZ, इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कहते हैं। लिखा व्हाट इज पॉलीसेकेराइड, हाउ आर दे क्लासिफाइड, इसको कैसे आप क्लासीफाई करेंगे, और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज। सेलुलोज और स्टार्च के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके पास यहाँ पर है देखिए पॉलीसेकेराइड लिखा है, जैसा कि क्वेश्चन भी। तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का एक पॉलीमर होता है, आप ये कह सकते हैं जब बहुत से मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा, तब पॉलीसेकेराइड बनता है। और ये क्या करते हैं, एक्ट एज फूड स्टोरेज का काम करते हैं और स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं। अच्छा, पॉलीसेकेराइड के आप सब नाम से भी सुने होंगे, स्टार्च ना, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन ETC। अब थोड़ा सा हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स देख लें। तो टाइप्स में आपके पास है होमोपॉलीसेकेराइड। होमो मतलब इसमें जो मोनोसेकेराइड होगा ना वो सेम ही होगा, एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड मिलकर के पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे पॉलीसेकेराइड कंटेन सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, जैसे एग्जाम्पल आप में ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, इनुलिन, ठीक है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, जिसमें जो मोनोसेकेराइड के यूनिट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ए पॉलीसेकेराइड दैट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड, जैसे हिपेरिन हो गया, गामा ग्लोब्यूलिन हो गया। क्लासिफिकेशन ये था। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च।
स्टार्च किससे मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं। स्टार्च इज मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड अ प्लांट, सीरियल्स हो गया, रूट्स, टवर्स एंड सम वेजिटेबल में ये पाया जाता है भरपूर मात्रा में। स्टार्च का फार्मूला आप देख रहे होंगे, C6H10O5 का होलियन डायस्टेज एंजाइम आता है, इसको माल्टोज में ब्रेक डाउन करेगा और इसका हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिलेगा ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज की यूनिट मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा आ जाएगा। आप देखोगे अब स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। यहीं से इसके स्ट्रक्चर की कहानी स्टार्ट होती है। स्टार्च क्या होता है? एक पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, ये 2 मेन पार्ट से में कंसिस्ट होता है, जैसे कि एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ये किससे मिलकर के बना होता है? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अब यहाँ पर एक एक करके आप देखिए एमाइलोज क्या होता है। तो एमाइलोज जो होता है ना, ये वाटर सॉल्युबल होता है। 15 से 20% स्टार्च का ये पार्ट होता है। अनब्रांच्ड विथ 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट जुड़े होते हैं, हेल्ड बाई C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट बहुत सारे ऐसे लगे होते हैं। तो यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब आप सब पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर आप पढ़ते होंगे अल्फा बीटा ना साइक्लिक स्ट्रक्चर में। आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो, ये देखिए मैं हावर्थ स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रहा हूँ। ये है ग्लूकोज का, ये पैरॉन से रिलेटेड है। आप ऐसे बना लीजिए 6 मेंबर, जिसमें 5 कार्बन है। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6। ठीक है, लेकिन तो रिंग में क्या है? 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। ठीक, तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब अल्फ़ा कैसे हमने कहा? क्योंकि देखो कार्बन नंबर 1 है ना, कार्बन नंबर 1 पर जब OH यहाँ नीचे है, या आप कह सकते हैं कार्बन नंबर 1 पर जब OH दाईं तरफ होता है तो उसे आप अल्फ़ा बोलते हैं। वहीं दूसरा देख लोगे बीटा वाला, तो कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर है, आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, तो बीटा, लेकिन मुझे मतलब किससे है? अल्फ़ा डी से। देखो कार्बन नंबर 1 पर ही चेंज आएगा, OH एक ऊपर एक नीचे, बाकी सब कॉपी होगा, सब सेम। तो ये देख लिया आपने। तो अल्फ़ा डी हम लेंगे, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज की यूनिट यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, देखिए सब कुछ, ये कार्बन नंबर 1 था, यहाँ OH पहले था। ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये देखो कार्बन नंबर 4, तो मतलब 1 और 4 पर इसमें लिंकेज होगा। एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज ये हो जाएगा और दूसरा उसके बगल में लाओगे, तो एक का 1 दूसरे के 4 से लिंक होता है। ऐसे कई इसमें लगेंगे। ठीक है, आप यहाँ भी NCERT में एमाइलोज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज से मिलकर के बनता है। कई सारे अल्फ़ा डी ग्लूकोज आते हैं और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा बंधे होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन जो आपके पास है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर, 80 से 85% जो स्टार्च का पार्ट होता है। ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, इसमें ब्रांच मिलेंगी, शाखाएं मिलेंगी। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा, इसमें भी 1,4 पाया जाएगा लिंकेज होरेज, लेकिन ब्रांचिंग जहाँ पर होगी अकर बाई C1C6 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पर ये ब्रांचिंग होगा। ठीक है, तो इसमें भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज का ही कहानी है।
फिर से देखिए ये वाला पार्ट को फिर से ले आया गया अल्फा डी ग्लूकोज, इसका 1 दूसरे का 4, 1,4 लिंकेज बन रहा है। लेकिन जहाँ पर जब ब्रांचिंग होती है ना, तो ये मान लो इसका 1 और इसके 6 के साथ ब्रांचिंग बनाएगा। ठीक, ये 6 लिख लीजिए और ये 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इसमें 1 4 और 1 6 लिंकेज होता है, ये ब्रांच में होता है। आपके पास ये एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर रहा, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं बॉन्ड वॉन्ड में बनाने में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसमें तो 1 4 का लिंकेज है, लेकिन यहाँ पर ब्रांच हो रहा है उसका 1 और 6 का लिंकेज है। तो ये एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग सेलुलोज के बारे में। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है? तो सेलुलोज जो होता है ये सेल वॉल में पाया जाता है, प्लांट के सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। किस में प्रेजेंट होता है? सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड, स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड होता है, कंपोज्ड ओनली बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पर देखना ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होगा। स्टार्च किससे था? अल्फ़ा डी। हमने आपको दिखाया था बीटा डी का स्ट्रक्चर भी अल्फ़ा के बगल में, वहाँ से आप यहाँ फिर से देख सकते हो। ये है बीटा डी ग्लूकोज, ये देखिए ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर कार्बन नंबर OH 1 पर OH क्या है? ऊपर है, या लेफ्ट साइड करते हो तो बीटा डी हो जाता है। ठीक है, तो ये बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होगा। व्हिच आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। तो आप यहाँ हम लोग इसको देख लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा है। ठीक, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में मिलकर के इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बीटा लिंकेज दिखा रहे हैं। अब वहाँ अल्फा लिंकेज था, ये देखिए स्ट्रक्चर सेलुलोज का आ जाएगा। सेलुलोज किस में पाया जाता है? प्लांट में होता है। ठीक, इसको आप 1 मान सकते हो, पहले का 1 दूसरे का 1 2 3 4, 1 4 लग रहा ना। फिर अगला यूनिट 1 और इसका क्या 1 2 3 4, तो 1 4 इसमें लिंकेज पाया जा रहा है। ठीक, एक कार्बन का क्या होता है? फर्स्ट वाले से दूसरे, मतलब एक यूनिट के एक बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का पहला कार्बन दूसरे बीटा डी ग्लूकोज यूनिट के चौथे कार्बन से लिंक होता है। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में काफ़ी टाइम लग गया, आप सब देखिए इसमें। अब हम लोग आते हैं आईपेक नेम, आईपीसी नेम पूछ रहे हैं। आईपीसी नेम पूछने के लिए हम लोग देखते हैं 6 का बी पार्ट। अच्छा, जो आर करके है ना, आर करके हैं तो आपके सिलेबस में है नहीं, डाई नाइट्रोजन वाला लेबोरेटरी में, तो इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं, स्किप करते हैं। 6 का बी पार्ट हम देखते हैं, आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको मैंने पहले लिख लिया है। तो देखो यहाँ पर नाम क्या है, 1 2 3 4 5 ना, 5 कार्बन की है तो पेंट बनेगा। तो चौथे कार्बन पर क्या है? ब्रोमीन, तो 4 ब्रोमो पेंटुइन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है आईपीसी नाम। देखिए आ गया, बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। 1 2 3, तो 1 पर ब्रोमो है। ठीक है, हमने ऐसा किया 1 2 3, 1 ब्रोमो, तो यहाँ पर 1 ब्रोमो करें ना। ठीक, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। ये देखिए एक मेथिल है, ये दूसरा मेथिल है। नेक्स्ट आपके पास आने वाला है, ये देखिए इतना सारा स्ट्रक्चर आ गया। तो पहले आप इसको ओपन करके लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। चौथे कार्बन पर ब्यूटिल ग्रुप लगा है, टट ब्यूटिल ग्रुप। ठीक है,
और आपके पास तीसरे पर आइडो है, तो इसको ब्रांच वाले को लिख लें। तो 4 टर्ट ब्यूटिल 3 आइडो हेप्टेन, ये स्ट्रक्चर, ये आपके पास आईपीक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग कर लो। अब दूसरे कार्बन पर क्या ब्रांचिंग है, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन आ जाएगा 4 कार्बन के लिए। अब नंबरिंग देखो करो 1 2 3, तो आप देख रहे होंगे दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है, दूसरे पर मेथिल है, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ रहा है कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड केआई। जब अल्कोहल और केआई से रिएक्शन कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? ये अच्छा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 जो होता है ना, HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब कैसे HI बनता है देखो, यहाँ पर KI पहले H2SO4 से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से एक H, यहाँ से I, HI बनेगा और इसका KHSO4 ये बनेगा। अब जो HI होता है ना, ये इस रूप में नहीं रह जाता है, तो HI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। कैसे करता वो पहले देख लीजिए। H2SO4 आपने ब्रेक डाउन किया तो यहाँ आपको मिलेगा E ऑक्सीजन, यही ऑक्सीडेशन करेगा इसका। ये HI को किस में कर देता है? I2 में। तो जब I2 में कर देगा तो HI बनेगा नहीं, HI मतलब रहेगा नहीं, तो फिर वो क्या करेगा? अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके आप नहीं बना सकते एल्किल आयोडाइड। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ H2SO4 की जगह पर आप H3PO4 यूज करिए टू प्रोड्यूस एल्किल आयोडाइड, यदि आपको बनाना है। नेक्स्ट आपके पास इसमें है हाइलोएल्केन फॉर्म एल्किल साइनाइड as chief product on reaction with KCN, while isocyanide as chief product on reaction with AgCN। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का पार्ट है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब RX मतलब हाइलोएल्केन या एल्किल हैलाइड KCN से रिएक्शन करेगा तो RCN बनाएगा, लेकिन जब AgCN से कराएगा तो RNC बनाएगा। तो क्यों? ये देखिए, आपने एल्किल हैलाइड लाया, R में कार्बन होगा, अच्छा KCN जैसे सोल्यूशन में जाएगा, ये आयनिक है तो आयन में टूटेगा, CN माइनस आयन देगा, तो इसका C और N दोनों फ्री होते हैं इस एल्किल हैलाइड वाले R से रिएक्शन करने के लिए। लेकिन जब दोनों फ्री हैं तो ये C से बांड बना लेता है, ठीक है, तो एल्किल साइनाइड बनता है। तो RCN जब होता है तो एल्किल साइनाइड। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन कार्बन बांड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए, व्हेन RX रिएक्ट विथ NaCN/KCN एल्किल साइनाइड फॉर्म बिकॉज KCN/NaCN आर आयनिक। KCN गिव साइनाइड आयन, ठीक है, इन वाटर साइनाइड आयन देगा, तो साइनाइड का C ऑफ साइनाइड CN माइनस अटैक ऑन C ऑफ RX बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आयनिक वाला कहानी आपको लिखना है। आयनिक है, कार्बन नाइट्रोजन दोनों फ्री थे रिएक्शन करने के लिए, लेकिन कार्बन किया, नाइट्रोजन से नहीं किया, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इस केस में AgCN है कोवैलेंट, तो ये भी पूरी तरह से टूटा नहीं है। तो ये जो CN है ना, इसकी जो AgCN के नाइट्रोजन जाकर के इसके R से रिएक्शन करता है तो RNC बनाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये कोवैलेंट है और KCN आयनिक है, ये रीजन था। देखिए, AgCN मेनली कोवैलेंट, नाइट्रोजन एटम रिएक्ट विथ कार्बन ऑफ एल्किल हैलाइड फॉर्म एल्किल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट आपके पास कहानी आती है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन
electron withdrawing group, even then it also para directing in aromatic electrophilic substitution reaction। कहते हैं कि क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, लेकिन फिर भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है और रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू रिजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसमें इंडक्टिव और रिजोनेंस दोनों फैक्टर काम कर रहा है। देखिए रिजोनेंस स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, रिजोनेंस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है स्ट्रांगर देन रिजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। काज नेट इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, नेट देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, एंड काज नेट डीएक्टिवेशन का काम करता है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना हैलोएरिन में, वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का काम करता है। बेंजीन की तुलना में इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। ठीक, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक, आपने इस बांड को इधर घुमाया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर आ गया आर्थो पर। ठीक, एक हाइड्रोजन यहाँ रहता ही है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। जैसे यहाँ आपने कार्बोकैटायन बनाया, तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर। क्लोरीन क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इस कार्बन पर वैसे इलेक्ट्रॉन की कमी थी और ये खींच लेगा, तो इसको और डिस्टेबलाइज कर देगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करता है, कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट आप सब देखते हैं, दूसरा केस मैं ले रहा हूँ। जैसे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर से मैंने वही बनाया, लेकिन अब इस बार ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको मैं दिखा रहा हूँ इसका लोन पेयर, क्लोरीन जो इसका लोन पेयर है, ये इसके साथ रिजोनेंस बना रहा है। तो अटैक एट आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो इसके द्वारा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो इसको स्टेबलाइज करेगा। समझ रहे हो, तो रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा और इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ऐसे दूसरे केस में देखेंगे तो मैं पैरा पर लाना चाहता हूँ। ठीक है, पैरा पर लेकर जाएंगे तो ये बांड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पूरे बांड को इन्होंने यहाँ ले आया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ऐसा, पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये देखिए फिर से रिजोनेंस के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर रहा। ठीक है, तो मैं लिखा हूँ या टेक पैरा पोजीशन पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ लिखा हूँ रिजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन बना, ये रिजोनेंस इसको स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन ये जो कार्बोकैटायन बना है, यदि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देखेंगे तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो ये दोनों फैक्टर काम है, तो इसीलिए ओवरऑल थोड़ा सा ये क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है हैलोजन, तो थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्लो कर देता है बेंजीन के कंपेयर में। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ये, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन पूछे हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनोनॉल विथ अल्कलाइन KMnO4। अल्कोहल है आपके पास, प्रोपेनोनॉल है, नाम लिख लीजिए चाहे, प्रोपेनोनॉल। देखिए 1 2 3, ठीक है। अल्कलाइन KMnO4 से बनाओगे तो आपके पास ये प्रोपेनल बन जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ये प्रोपेनोइक एसिड है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आप एल्डिहाइड या एसिड स्टेप आप बना सकते हैं। ठीक, ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन ऑफ फिनाल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ये तो आपके पास रेमा-टीमन रिएक्शन है ना, ये फिनाल है, ये क्लोरोफॉर्म है, इसको लिख लीजिएगा नाम, क्लोरोफॉर्म, और इसका फिर लास्ट में हाइड्रोलिसिस किया जाता है। मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ फिनाल विथ डाइल्यूट
HNO3। अच्छा, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करते हैं जब, तो यहाँ पर आप सब एक करेक्शन कर लीजिएगा। डाइल्यूट से करेंगे तो यहाँ पर बनेगा एक प्रोडक्ट आर्थो या पैरा, लेकिन यदि यहाँ पर हम लोग कंसनट्रेटेड से करेंगे तो पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपके पास डाइल्यूट है, ठीक है, इसको कंसनट्रेटेड कर लो। डाइल्यूट प्रोडक्ट होता है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनता है, और एक कंसनट्रेटेड होता है तो पिक्रिक एसिड। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। चलो हम लोग इसको लिख लिए हैं। रिएक्शन ऑफ फिनाल विथ कंसनट्रेटेड HNO3, तो कंसनट्रेटेड HNO3 से आप रिएक्शन कराओगे तो पिक्रिक एसिड बनेगा, ठीक। तो आपके पास देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ना, देखो 1 2 3, ये वाला 3 है, 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल भी इसका नाम है, ठीक है। तो एक बात ध्यान देना, जब फिनाल कंसनट्रेट HNO3 से रिएक्शन करता है तो पिक्रिक एसिड बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि मान लो डाइल्यूट से करेगा तो फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा, आर्थो या पैरा बनाएगा, ठीक। फिलहाल चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ मेथॉक्सीबेंजीन। ये आपके पास मेथॉक्सीबेंजीन है, ये HI है। अब देखिए इसमें बॉन्ड जो ब्रेक होगा ना, वो आपके पास यहाँ से आता है H और I, ठीक है। तो ये जो H जाता है ना, H+ वाला जाएगा ये ऑक्सीजन से, और I CH3 के साथ जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास फिनाल और मेथिल आयोडाइड। इसका नाम है मेथिल आयोडाइड। नेक्स्ट आपको बनाना है फॉर्मेशन ऑफ प्रोपॉक्सी प्रोपेन फ्रॉम प्रोपेनोनॉल। प्रोपेनोनॉल से बनाना है, तो यहाँ देखिए हमने लिख लिया प्रोपेनोनॉल। अभी जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिया था प्रोपेनोनॉल, कर लिया जाए, हाँ ठीक। सोडियम से रिएक्शन कराएं, यहाँ आ जाएगा सोडियम, एक H बाहर जाएगा तो ½ H2 हमने लिख दिया बाहर, और ये बन जाएगा सोडियम प्रोपॉक्साइड, ठीक है। ये सोडियम प्रोपॉक्साइड है, तो सोडियम प्रोपॉक्साइड। अब विलियमसन सिंथेसिस यहाँ लगा दो, ठीक है। ये प्रोपिल ब्रोमाइड है, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता था ना, प्रोपिल ब्रोमाइड, ये आपके पास आ जाएगा। इससे रिएक्शन करेगा, NaBr बाहर जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा, देख रहे हैं, इसी को कहते हैं प्रोपॉक्सी प्रोपेन। विलियमसन सिंथेसिस यहाँ पर लग गया है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ कैन द फॉलोइंग चेंजेस केमिकल इक्वेशन लिखना ओनली। प्रोपेनोनॉल बनाना है फ्रॉम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला है, फ्रॉम एथिल है ना, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपके पास है यहाँ एथिल मैग्नीशियम, C2H5 होता है ना, CH3CH2 MgCl, अच्छा Mg पर प्लस और यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, आप इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। हम मेथेनल लिए। अब देखिए मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, घुमाया यहाँ पर, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव आया, तो ये जो पॉजिटिव आया ना इसका CH2 आएगा, नेगेटिव वाला यहीं जुड़ जाएगा, तो CH2 CH3 नीचे ऐसे हो जाएगा और MgCl इस पर लग जाएगा। तो ऐसे मैंने किया। अब इसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसको H दो, इसको OH, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा MgOHCl, और यहाँ पर हो जाएगा OH, तो बन जाएगा CH3 CH2 OH, ठीक। सेकंड है आपके पास 2 मेथिल प्रोपेन 2ऑल फ्रॉम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एस्टल्डिहाइड इस बार मैंने लिया है। अब यहाँ पर एस्टल्डिहाइड ले लिया गया, फिर से इसको घुमाओगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा CH3 और O के साथ MgBr चला जाएगा, जैसा कि देख रहे होंगे।
हाइड्रोलिसिस करोगे इधर H और इधर OH दोगे तो MgOH बाहर और ये बन जाएगा आपके पास प्रोपेन टूआल। बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजिल एल्कोहल, इसका एल्कलाइन KMnO4 से आप वो कर दीजिए, क्या ऑक्सीडेशन कर दीजिए एल्कोहल का, एसिड बन जाएगा बेंजोइक एसिड। पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनाल, फिर से रिएक्शन है देख लीजिए, ये फिनाल आपके पास है, कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टूआल, डिहाइड्रेशन करना है मतलब वाटर निकालना है, तो यहाँ से देखिए OH ने प्रोपेन टूआल है तो नाम लिख लो प्रोपेन टूआल, ठीक है। तो 1 2 3 टूआल है, यहाँ से OH यहाँ से एक H, तो ये क्या बचेगा CH2 बचेगा, एल्कीन बन जाएगा। इसके बी पार्ट पर आते हैं। देखो बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कह रहा व्हाट हैपन्स, यहाँ भी देखिए कन्वर्जन आ गया पूरा इस बार रिएक्शन में। गिव केमिकल इक्वेशन ओनली, व्हाट हैपन्स, गिव केमिकल रिएक्शन ओनली, एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट NaOH। ये एल्डॉल रिएक्शन है। देखो एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिया हूँ मैं, ठीक है, AbCH3CHO AbCH3CHO, बस लिखा गया है ऐसे। तो देखो यहाँ पर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और इसका जो नेगेटिव है इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। यही मैं लिखा हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये चला गया, उसके बीच ऐसा बॉन्ड बन गया, इसको एल्डॉल बोलते हैं। हीट करेंगे तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से एक H जाएगा, ठीक है, तो वाटर बाहर जाएगा और इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसा, ठीक। तो आप यहाँ से माइनस वाटर कर दोगे। ये होता है एल्डॉल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसका सेकंड पार्ट कह रहे हैं एसीटोन इज हीटेड विथ सॉलिड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एल्डॉल रिएक्शन है, ठीक। मैं एसीटोन लिया हूँ यहाँ पर, देखो एसीटोन CH3COCH3, ये भी CH3COCH3। अच्छा अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, मुझे अल्फ़ा हाइड्रोजन चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन यही है। तो आपके पास देख रहे होंगे, फिर से वही मैं किया हूँ, ये घुमाया नेगेटिव चार्ज आया, इसको यहाँ घुमाया ये नेगेटिव चार्ज आया, इस पर पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के पास जाएगा और इस कार्बन से आप बॉन्ड बना दो, बस कुछ नहीं करना है, बना दिया आपने। ये कीटोल है क्योंकि कीटोन और एल्कोहल है। इसको हीट करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H बाहर जाएगा, तो आपके पास ये एल्डॉल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड NaOH। फॉर्मल्डिहाइड किससे रिएक्शन करता है, कंसंट्रेट NaOH से रिएक्शन करेगा, तो एक कैनिजारो रिएक्शन है। अब ये फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लोगे, एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन एक का हो रहा तो एल्कोहल बन रहा है मेथिल एल्कोहल, और ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सोडियम फार्मेट बन रहा है। इसका नाम लिख सकते हो सोडियम फार्मेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एस्टिक एसिड रिएक्ट विथ एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है, ये एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड, ये एथेनॉल है। देखो यहाँ से इसका OH इसका H बाहर किया वाटर और बन गया आपके पास एथिल एसीटेट एस्टर बन गया। नेक्स्ट आपके पास है एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विथ फेनिल हाइड्राजीन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टल्डिहाइड। ये फेनिल हाइड्राजीन का फार्मूला जानना पड़ेगा आपको, फेनिल हाइड्राजीन ये फेनिल, अच्छा हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होता है, NH2NH2 होता है ना, तो NH2NH2 से एक H बाहर करके उसमें फेनिल ग्रुप ले आए हैं तो फेनिल हाइड्राजीन बन गया। देखो यहाँ से वाटर निकाल दो और ये बन जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा ये डबल बॉन्ड, तो क्या बना रहा है एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन बन रहा है, ठीक है, ये एस्टल्डिहाइड है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्केन भी बनता है
और एक कोल्बे रिएक्शन होता है जिसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग कर रहे हैं सोडियम एसीटेट का, ठीक है, ये सोडियम एसीटेट है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एल्केन बनता है। एनोड पर क्या बन रहा है? एल्केन, ठीक। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो आप इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं। इतना ही समझिए। यदि आपको थोड़ा बहुत और जानना है इसके बारे में, ठीक है, ये CO2 बाहर है, 2CO2 बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे हो रहा है। ये सोडियम एल्कोक्साइड की जगह पर हमने यहाँ पर रखा है सोडियम एसीटेट जो है ना, सोडियम एसीटेट, तो R यहाँ रख दिया है। तो यहाँ पर है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर करने वाले हम लोग, तो ये देखिए टूटेगा तो माइनस में टूटेगा, Na प्लस में, तो मैंने यहाँ पर ये तोड़ा है, ठीक है। और वाटर में OH माइनस भी होगा, H प्लस भी होगा, सब ऐसा कुछ रिएक्शन आपके पास आएगा। तो जो OH माइनस और Na प्लस रिएक्शन करके NaOH बना लेगा। मेन बात यहाँ पर हम लोग एल्केन का देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ से 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहर, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बाहर तो चार्ज नेगेटिव हट जाएगा, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब ऐसा मिल जाएगा आपको तो फिर आप ये देखेंगे यहाँ से जो होगा वो अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक इधर घूमेगा और एक इधर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप दिखाओ 5 ही इलेक्ट्रॉन, इसको हटाओ, ठीक। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, तो एक बॉन्ड बना लिया है और 5 इलेक्ट्रॉन ये बचे हुए हैं, ठीक। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जाएगा CO2 के रूप में बाहर, ठीक। और इसका जो फ्री रेडिकल आएगा तो ये देखिए R फ्री रेडिकल बनाएगा, तो ये R फ्री रेडिकल ये RR बना लेंगे, ये जाएगा एनोड पर। तो वही यहाँ इस रिएक्शन पर ये है एनोड पर बन रहा है। अच्छा, कैथोड पर क्या है? हाइड्रोजन रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो ये रिलीज किया है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 H प्लस आयन लेकर के हाइड्रोजन गैस जाएगा, बनेगा कैथोड पर। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या रिएक्शन है? आप इस रिएक्शन को, पहली वाली रिएक्शन को आप याद करके जाइए और लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है एल्डोल कंडेंसेशन, काफ़ी पॉपुलर एस्टल्डिहाइड है आपके पास। ये एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, वही बनाया गया है एल्डोल। देखो इसको यहाँ घुमाया होगा, ठीक, इसको यहाँ घुमाया, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास जाएगा, इसको यहाँ ले करके आओ और इसके बीच से बॉन्ड बना दो, ठीक, बन गया। फिर हीट करोगे तो इसका OH है, इसका H बाहर कर दो, तो वाटर यहाँ जाएगा बाहर और ये बन जाएगा इसके बीच डबल बॉन्ड, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन जो आपके पास है, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं ना, बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, इसमें बेंजल्डिहाइड बन रहा है। देखो इसका एक H, इसका Cl, HCl बाहर गया, ठीक, इसका एक H बचा है, यहाँ आ जाएगा तो आपके पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। एक कैटालिस्ट है, एक कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है, ठीक। अच्छा, इसका नाम वाम भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास एस्टल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल है, तो आप देखोगे यहाँ पर नंबरिंग करो 1 2 3 4 ना, तो यहाँ पर क्या है, ब्यूट 2, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्या लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी
ब्यूटेनल इनाम हो जाएगा। ठीक, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हम लोग 2023 के सभी सेट को कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप सबको और सेट नंबर 1 से चाहिए तो आप दूसरे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।